पहाड़ पलायन की मार झेल रहा है जी। और पलायन के होते होते चलते हुए पहाड़ खाली हो गए। इतनी शूटिंगें होने लगी कि रात दिन पहाड़ों में जहाँ भी देख रहे हैं, जहाँ भी बसों से लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो जगह जगह गार्ड गधेरों में पहाड़ों में कैमरे ही कैमरे नज़र आ रहे हैं। इतनी शूटिंग शुरू हो गई। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे जी। ये डीजे पर डांस करते थे, पंजाबी गीतों पर डांस करते थे। तो हमने कहा यार पहाड़ के गीत इन बच्चों को अगर मिलें और ये अपनी पहाड़ी गीतों में ही डांस करें तो इनका मन भी पहाड़ी गीतों में लगेगा और हमारी बोली भाषा का भी प्रचार होगा। जो गीत संगीत में दिल्ली में हमारे पहाड़ के लोग नहीं थे, हमारे पहाड़ के लोग गीत संगीत में बहुत कम उस टाइम पे इक्के दुक्के थे, लेकिन वो सिर्फ फिर भी जो दबदबा था वहीं के लोगों का था। नमस्कार, प्रणाम पैलाग। स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट में जिसका नाम है द पहाड़ टेल्स। और आज हमारे बीच एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री को एक से बढ़ के एक गाने दिए हैं और हमारी उत्तराखंड की धरोहर को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इन्होंने हमारी उत्तराखंड को सीडी, कैसेट्स, इन सब का परिचय कराया और हमें नए नए गाने दिए। शायद ऐसे गाने कोई नहीं बना सकता है, ना कभी बना पाएगा। तो आइए आपको मिलाते हैं हमारे उत्तराखंड के नंबर 1 कंपोज़र श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी। धन्यवाद। कैसे हैं आप? सब बढ़िया, कुशल मंगल। और कैसा चल रहा है सब कुछ? काम कैसा चल रहा है अभी? क्या बस अभी एक नया गीत हम लोगों ने तैयार किया है। कुछ नए बच्चों के लिए एक कंपोजिशन तैयार की है। उसमें शास्त्रीय गायन का और लोक संगीत का समावेश है और वो जल्दी ही तुरंत हमारी जो नई पीढ़ी है उसके लिए हम लोगों ने तैयार की है वो। और जल्दी वो मुझे लगता है कि जून में मार्केट में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम जून में रेडी रहेंगे बिल्कुल आपका गाना सुनने के लिए। बचपन से आपके गाने जो आपने कंपोज करे हैं, इतनी सारी नई चीज़ें लाई है, वो हम देख के बड़े हुए हैं और बहुत अच्छा आपकी म्यूज़िक रहता है। अब हम जून में रेडी रहेंगे आपका नया गाना सुनने के लिए। पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल राकेश रोशन जैसे दिखते हैं, बिल्कुल उनका लुक सेम आपके अंदर आता है। तो इतने स्मार्ट, इतने फिटनेस का क्या राज है? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, हम लोग वो अपनी फिटनेस के केयर ही नहीं करते, बट आपने जब से मैं आपको देखती हूँ तब से लेके अभी तक सेम वैसे की वैसे। क्या राज है इसके पीछे? बस राज यही है कि थोड़ा बस खुश रहते हैं हम लोग अपने काम के प्रति, अपने काम को लगन की ओर ले जाते हैं और हमेशा बस हंसी मजाक के माहौल में रहते हैं। और थोड़ा सा क्या रहता है कि जब आदमी काम के प्रति बहुत बिजी रहता है और काम में व्यस्त रहता है तो वो मस्त रहता है। तो बस यही कारण है कि अपने काम में हम बिजी रहते हैं और हंसते खेलते रहते हैं, अपना समय व्यतीत हो जाता है। तो बस वही कारण है कि अब मुझे तो लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं अभी जवान हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अब सच में बिल्कुल जवान लगते हैं अभी भी। आपने कैमरा के पीछे तो इतनी सारी चीज़ें कराई हैं, आपने गाने लिखवाए हैं, कंपोज करे हैं, म्यूज़िक। कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, चलो मैं अभी कैमरा के आगे कुछ करता हूँ, एक गाना कर लूँ या कुछ मूवी कर लूँ? नहीं, मेरा हमेशा, मैं पर्दे के पीछे से मैंने काम किए हैं जी। और मेरा यही रहता है कि हमारे जो पीढ़ी है आगे बढ़े, उनके लिए कुछ किया जाए, कुछ नया, हमेशा नया कुछ करने का एक मन में रहता है। और हमेशा से कुछ बच्चों के लिए नया किया है मार्केट में। तो आज यही है कि भाई हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है समाज के लिए, मार्केट के लिए। तो वो अपने लिए नहीं किया, लेकिन पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया। बिल्कुल, ये हमने देखा है कि आपने कितना सपोर्ट आप लोगों को करते हैं, चाहे छोटा बड़ा जैसा भी हो, आपने सबको आगे तक पहुंचाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। सर, हमारी जो युवा पीढ़ी हैं, जो अभी आजकल के नए बच्चे हैं, नए लोग हैं, उनको कौथिग के बारे में नहीं पता है और आपने कौथिग को बिल्कुल एनसीआर नोएडा तक पहुंचा रखा है। हर साल वो इतने अच्छे धूमधाम से मनता है, इतने 7-8 दिनों का चलता है, बहुत मतलब। तो ये आइडिया आपके अंदर कैसे आया कि मैं इसको आगे तक पहुंचाता हूँ? कैसे आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आई थी? दरअसल क्या है कि पहाड़ों में जो कौथिग मेले हुआ करते थे जी। तो वो धीरे धीरे विलुप्त होते गए। जैसे छोटे छोटे गांव कस्बों के पास कौथिग हुआ करते थे। अब लोग क्या हो गया कि लोग प्रवास चले गए, अधिकतर पहाड़ पलायन की मार झेल रहा है जी। और पलायन के होते होते चलते हुए पहाड़ खाली हो गए, तो सारे लोग शहरों में बस गए। तो पहाड़ में कौथिग भी समाप्त हो गए लगभग, क्योंकि कौथिग एक ऐसा केंद्र होता था, एक बहू बेटियों का, माँ बेटी का एक मिलन का केंद्र होता था। जब बेटियों की शादियाँ हो जाती थी तो साल भर में जब मेले होते थे, कौथिग होते थे, तो बेटी इंतज़ार करती थी और माँ भी इंतज़ार करती थी कि मेरी बेटी उस मेले में हमको मिलेगी।
तो यही उद्देश्य था कि भाई एक मिलन का केंद्र हमने बनाया और प्रवास में हमने इसको कौथिक का नाम दे करके महाकौथिक इसका नाम रख दिया, ताकि जो महानगरों में हो रहे हैं वो महाकौथिक हैं और जो हमारे गांव क्षेत्र में हो रहे हैं, पहाड़ों में हो रहे हैं, वो कौथिक है। तो वहाँ पर हमने शुरुआत करी तो लोगों को अपने पहाड़ के प्रति एक बड़ा रुझान हुआ, अपने परिधानों के प्रति, अपने ऑर्नामेंट के प्रति, अपने गुलोबंद, नथुली, अपनी पोशाक, अपने परिधान के प्रति लोग बहुत जागरूक हुए। और यही आज उसका जो उद्देश्य था हमारा, वो कहीं कहीं हमारी सार्थकता उसमें पूर्ण होती चली गई और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि घर घर में मांगल हो रहे हैं, घर घर में ब्याह शादी में एक कंपलसरी हो गया है आज के समय में कि चाहे छोटी शादी हो चाहे बड़ी शादी हो, तो मांगल का रिवाज हर शादी में चल रहा है। तो यही उद्देश्य था हमारा कि भाई आज लोग जागरूक हुए और लोग अपने पहाड़ के प्रति फिर से लौट आए। बिल्कुल। और पहाड़ के लोग तो आते ही हैं। मैं अपने ऑफिस में जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे जो नॉन पहाड़ी हैं वो भी महाकौथिक की बातें करते हैं और वो मतलब अपनी शिफ्ट जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ताकि वो महाकौथिक आ पाए, वहाँ इंजॉय कर पाए सारी चीज़ें। तो वो चीज़ देख के बहुत खुशी होती है कि पहाड़ी तो है ही साथ में, पर जो नॉन पहाड़ी है वो भी इस चीज़ को आगे हाँ, लेके वहाँ जा रहे पर क्या होता है कि पहाड़ के लोग जो अदर साइड के लोग हैं, जो प्रवास के लोग हैं, जो पहाड़ी नहीं हैं, जी। जो वहाँ के लोकल लोग हैं, तो वो इसलिए भी उस मेले में आते हैं, कौथिक में, महाकौथिक में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पहाड़ की बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि वहाँ की हमारी दालें, हमारे मसाले, क्योंकि दिसंबर का माह होता है, तो दिसंबर के महीने में होता क्या है कि दिसंबर के मंथ में हमारी दालें हो जाती हैं, जो गहत है, यहाँ की जो उड़द है, बहुत सारी दालें जो हमारी पहाड़ी दालें हैं वो तैयार हो जाती हैं दिसंबर में। और जो यहाँ के लोग हैं, जो हमारे उत्तराखंड में लोग रह रहे हैं, इनको यहाँ से रोज़गार भी बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि बहुत मात्रा में लोग उसका उत्पादन कर रहे हैं और यहाँ से लोग उनको एक हर्बल आइटम, मतलब ऑर्गेनिक आइटम जा रही है पहाड़ों की, वो वहाँ पर बाहर के लोग उनको खरीदने के लिए भी बड़े चाव से इंतज़ार करते हैं कि भाई वहाँ पर यहाँ की जो बुनकर हैं, जो खादी ग्रामोद्योग है पहाड़ का, अच्छा। यहाँ से भी वहाँ स्टॉल हमारे वहाँ जाते हैं मेले में, तो लोग वहाँ से भी बहुत खरीदारी करते हैं। जी, नहीं बहुत अच्छी बात है, आप ये चीज़ कर रहे हैं हमारे पहाड़ को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी बहुत 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 अच्छी बात है। अब जैसे हमने आपकी बात करी कि आप सबको चांस देते हैं आगे आने का, मौका मिलता है सबको आगे आने का। ऐसी आपने एक चीज़ बहुत साल पहले करी थी, छोटे बच्चों के गाने निकालना, जिसमें रोहित भैया से आपने गाना गवाए थे, आपने उनको कंपोजिशन दी थी। तब ऐसा नहीं होता था कि किसी ने भी छोटे बच्चों से गवाया हो या उनके गानों में एक्टिंग भी करी हो छोटे बच्चों ने, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ काम करने में रिस्क होता था। छोटे बच्चे शैतान होते हैं, उनको समझाना, उनके साथ कोऑपरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर आपने ये रिस्क लिया और ये चीज़ आपने आगे बढ़ाई। तो ये आपके दिमाग में कैसा है कि हम अब बच्चों को लेते हैं, और ऐसा शायद बॉलीवुड में भी नहीं हुआ था तब तक कि छोटे बच्चे गाना गा रहे हैं और छोटे बच्चे एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ही मुझे लगता है शायद मैंने कोई गाना या भजन देखा था जब छोटे छोटे बच्चे गाने लग गए थे। तो इसके पीछे का क्या था? उसके पीछे यही रीज़न था कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे जी। ये डीजे पर डांस करते थे, पंजाबी गीतों पर डांस करते थे। तो हमने कहा यार पहाड़ के गीत इन बच्चों को अगर मिलें और ये अपनी पहाड़ी गीतों में ही डांस करें तो इनका मन भी पहाड़ी गीतों में लगेगा और हमारी बोली भाषा का भी प्रचार होगा। क्योंकि मान ले जाए कि हमने एक गीत निकाला, गढ़वाली गीत हमने शुरू किया बच्चों का, तो बच्चों के अंदर एक अलग से ललक पैदा हुई कि अपनी भाषा के प्रति बच्चे बड़े एक्टिव हो गए और अपनी डांस के प्रति, अपने लोक नृत्यों के प्रति बच्चों का बड़ा रुझान आ गया। मैंने यहाँ तक देखा कि मेरे पास अमेरिका से, यूएस से बहुत सारे लोगों के फ़ोन वगैरह भी आते थे। अच्छा। और वो कहते थे यार हमारे बच्चे तो पहाड़ी गीत सुनने लगे हैं, अब ये बच्चों को अपने अपने गीत मिलने लगे, अपनी भाषा के गीत मिले। तो इससे हमारी भाषा का प्रचार प्रसार भी देश विदेशों में बहुत हुआ। मैं एक जगह गया था गौचर में, एक प्रोग्राम में जी। तो वहाँ पर तो ये हुआ कि एक हमारे मित्र है, उन्होंने कहा यार मेरा छोटा सा बच्चा है 1 साल का, कहता है ये रोहित का गीत जैसी आता है गोरी मुखड़ी सजीली, तो ये वैसे ये दूध नहीं पीता, और कहते हैं जैसी वो गीत हम लगाते हैं तो ये तुरंत बोतल से लगा के और ये पूरी एक बोतल पी जाता है उस गाने को सुनते ही। हाँ, तो ये बहुत सारी जागरूकता हमें बच्चों के अंदर अपनी पहाड़ के प्रति जो रुझान हुआ, जो एक लहर पैदा हुई पहाड़ी बच्चों के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, पहाड़ी गीत सुन सुन के बच्चे तैयार हो गए। स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे अपने अपने गानों के प्रति बड़ा रुझान पैदा हो गया बच्चों के अंदर। तो एक नई एक लहर आई उस वक्त
और बच्चे घर घर में बच्चे अपनी भाषा में अपने गीत गाने लगे अपने उनको, क्योंकि अपना एक छोटे छोटे बच्चों का एक ग्रुप मिल गया। हाँ, और मैं ये ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, जो मैंने अपनी करियर की शुरुआत करी है, मुझे सर ने ही पहला चांस दिया था। जब मैं 3rd क्लास में थी तो सर ने मुझे रोहित भैया का एक पहला गाना दिया था। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, और मैं उसके लिए बहुत बहुत आपको अभी भी थैंक यू बोलती हूँ। अब जैसे हम रोहित भैया की बात कर ही रहे हैं, तो मैंने रोहित भैया के बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं और मैंने सुना है जब भी वो उनसे पूछते हैं कहाँ से म्यूज़िक सीखा है या आपके गुरु कौन है, तो वो आपके लिए और मैम के लिए बोलते हैं कि मेरे वही दोनों गुरु हैं, मैं उनसे ही सीखा हूँ। तो जब आप रोहित भैया को गाने सिखाते थे या उनके साथ रियाज़ करवाते थे, तो आप एज अ पेरेंट, जो स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं या जो थोड़े सॉफ्ट पेरेंट होते हैं, वैसे सिखाते थे, या जो टीचर होते हैं बिल्कुल कड़क कि हाँ ऐसा करना है कि ऐसे गाना है, वैसे सिखाते थे आप? नहीं, उसमें क्या होता था कि बच्चों के साथ लाड प्यार भी होता था, और रोहित के अंदर एक थी कि उसकी एक पिकिंग पावर थी कि वो उसको जैसे ही मैं कोई कंपोजिशन बताता था या कुछ बताता था तो वो तुरंत उसको पिकअप कर लेता था। और उसके बाद फिर हमने उसको गंधर्व महाविद्यालय में भी उसने शिक्षा ली है। अच्छा। वहाँ से भी उसने संगीत सीखा, और दिल्ली म्यूजिक ऑफ स्कूल है, वहाँ पर बहुत बड़ा म्यूजिक का स्कूल है दिल्ली के अंदर, वहाँ से भी उसने पियानो सीखा था शुरू में। तो इस तरीके से जब शास्त्रीय गायन का संगत मिली, घर परिवार में तो था ही, लेकिन जब भी मैं उसको कोई गीत देता था, जैसे पहली उसकी एल्बम आई थी मेरी माँ जी, तो मेरी माँ जी के जो गीत थे बहुत अच्छे, बहुत कर्णप्रिय गीत थे। पहाड़ छूटी गए, मेरी पितरों की बसाई टीरी, है ना, छोटे छोटे बच्चों को वो गीत जब हमने रोहित को बताए, और वो गीत जब समाज में आए और वो लोगों ने उसको बहुत सराहना उन गीतों की करी, और लोगों ने बहुत, वो काफ़ी तादाद में लोगों ने उसको सुना है जी। और एक धीरे 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 रोहित स्थापित होने लगा। बिल्कुल, और वो गाने आज तक चलते आ रहे हैं, लोग आज तक वो जो गाने हैं पुराने वो सब अभी तक सुनते हैं और उनको एंजॉय करते हैं, ये बहुत मेन बात है। और जैसे मैं आपसे बोल ही रही थी, आपने जो हमारी कैसेट्स को, हमारी सीडीज़ को, जो ये है, आपसे ही ये सारी चीज़ें बाहर निकली। पहले कोई जानता भी नहीं था कि हम कोई कैसेट निकालते हैं या हम शूट करते हैं या हम गाने लाते हैं, पर आपने ये आइडिया निकाला कि हम चलो गाने लेकर आते हैं, हम कुछ कंपोज करते हैं, टीवी में दिखाते हैं। तो आपके अंदर ये जो इतनी क्रिएटिविटी है, ये सारी, ये कैसे आपने करी? ये चित्रहार हम लोग देखा करते थे उस वक्त, चित्रहार आता था दूरदर्शन पे, तो सीडी का जब चलन हो गया, क्योंकि पहले कैसेटों में था, कैसेट के बाद सीडी में आ गए, तो सीडी में हमने सबसे पहले सीडी के कुछ 8 गाने उनकी शूटिंग करी, और सबसे पहला जो सीडी मार्केट में उतारा हम लोगों ने, उसका नाम था मेरू बुड्ढे को ब्योचा। हाँ। सबसे पहले सोनोटोन कंपनी ने हमको अवसर दिया था। मैंने सोनोटोन कंपनी के जो ऑनर थे, मालिक थे, उनसे बातचीत करी कि हम इस तरीके से, और उस टाइम पे एक पैक में आता था सीडी का, और 200 रुपये का सीडी का रेट था, क्योंकि बाद में तो 10-20 रुपये में आ गई सीडी, लेकिन जब पहली सीडी आई थी मात्र 200 पीस हमने उसके मार्केट में उतारे थे, और 200 पीस धीरे धीरे, क्योंकि वीसीआर वगैरह सिस्टम नहीं था, सीडी प्लेयर नहीं थे लोगों के पास, क्योंकि नया नया युग था, तो नया नया लोगों के पास उतने साधन नहीं थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने सीडी प्लेयर खरीदने शुरू कर दिए, तो वो मार्केट में आया। फिर धीरे धीरे और भी कंपनियों ने शुरुआत कर दी इसकी, धीरे धीरे 1 साल के बाद फिर और भी कंपनियों ने, फिर कैमरे कुछ और सस्ते आने लगे जी। तो कैमरे जब आ गए मार्केट में, तो लोग शूटिंग, फिर इतनी शूटिंगें होने लगी कि रात दिन पहाड़ों में जहाँ भी देख रहे हैं, जहाँ भी बसों से लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो जगह जगह गार्ड गधेरों में, पहाड़ों में कैमरे ही कैमरे नज़र आ रहे हैं, इतनी शूटिंग शुरू हो गई। तो वो एक दौर था जी। जब शुरू की हमने, जब हमने इसकी शुरुआत करी, कल्पना जी के उसमें 8 गीत थे, मेरू वीडियो को ब्योचा, मेरा द्यूरा मोहना वगैरह, ये गीत थे बहुत सारे, और हमने मसूरी में इसकी शूटिंग करी थी। बलराज भाई हमारे साथ थे उस वक्त। अच्छा। और बलराज भाई ने हमें बहुत सपोर्ट किया इन गानों में जी। तो उनको लेकर के देहरादून के ही उसमें हमने कलाकार लिए थे, यहाँ के लोकल देहरादून से लिए, और मसूरी में उसकी शूटिंग हमने पहली बार करी थी। तो जैसे बहुत चला वो एल्बम। हाँ, वो तो बिल्कुल लेजेंड जैसे गाने हैं, उसमें अभी तक चलते आ रहे हैं और सब पसंद करते हैं। तो जैसे आप जब शूटिंग करते थे या शूटिंग पे जाते थे, तो कुछ ऐसे मोमेंट हो जाए जो बहुत फ़नी होते हैं, हम बहुत मजाक करते हैं, मज़े आते हैं शूट करने में, तो ऐसा कभी आपके टाइम पे जब आप शूट वूट करते थे, तो कुछ ऐसा था कि आप बहुत मज़े करे, आपने उस शूटिंग करने में, आपको बहुत, उस गाने को शूट करने में आपको बहुत मज़े आए हों? हाँ, वैसे तो हमेशा हम लोग जब भी शूटिंग पे सेट पे रहते थे तो बड़े एंजॉय मूड में अपने काम के प्रति एक थोड़ा सा जिम्मेदारी भी करते थे, निभाते थे, और हंसी मजाक के साथ साथ
बहुत सारे फिर बच्चे इस लाइन में आए और मतलब मनोरंजन के साथ ही होता था जो भी होता था। जी। जब भी मतलब हमारा पूरा यूनिट होता था बच्चों के लिए, पूरे इंतजाम होते थे उस टाइम पे शूटिंग पे। और 8 गाने उस टाइम पे एक चीज़ और थी कि 8 गाने 2 दिन में या 1 दिन में करने हैं। बिल्कुल। हमारा टाइम ऐसा, उसके बाद तो बहुत लोगों को अवसर मिलने लगा कि एक दिन एक गाना 2-3 दिन में शूट होने लगा। सही बात। लेकिन हमारे टाइम पे इतना पैसा भी नहीं मिलता था और पूरे यूनिट का भी बड़ा खर्चा होता था। तो हमें 1 या 2 दिन में ही 8 गाने कंप्लीट करने हैं। Complete बस कैमरा की जगह सेट कर दिया, वहीं पर कलाकार खड़ा है, वहीं पर डांस हो रहा है तो बड़ा एंजॉय हो रहा है। वहीं पे जो भी कट वट लग रहे हैं बाद में देखा जाए, क्योंकि एडिटिंग के भी इतने साधन नहीं जी, थे, एडिटर नहीं थे हमारे पहाड़ में। सबसे बड़ी ये थी कि दिल्ली में ही होता था सारा काम, जी। और दिल्ली में एडिटर इतने अभी धीरे धीरे कुछ ही लोग थे। तो बड़े जो उस टेक्निक के कैमरे थे उनके सेटअप भी सब जगह नहीं थे। धीरे 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 फिर माहौल बना डेवलप। और आज तो फिल्मों का दौर चल पड़ा और तमाम फिल्में पहाड़ों में बन रही है, ये अच्छी बात है। हाँ जी। तो अब जैसे सीडी का दौर था और अब आ गया यूट्यूब, तो सीडी से यूट्यूब का जो सफ़र है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि जो गाने जो आते हैं हमारे यूट्यूब में आते हैं, जैसे महीने में एक गाना डाल दिया, पहले होता था 8, जो आप बता रहे हैं 8 शूट करते थे, तो इसकी जर्नी के बारे में आप क्या बोलेंगे? इसमें ये है कि देखो यूट्यूब जब से आया तो यूट्यूब के आने के बाद एक रुझान भी बहुत बड़ा है। लोगों को एक गीत संगीत सब मोबाइल पे मिलने लगा। बिल्कुल। पहले तो लोगों को पूरा सेटअप खरीदना पड़ता था इसके लिए कि भाई घर पे जिसके पास सेटअप होगा, कैसेट सुनने के लिए एक डेक होगा, उसका वो टेप रिकॉर्ड होगा। और अब आजकल क्या है कि यूट्यूब जब से आया तो मोबाइल पे ही सब कुछ है, तो हर व्यक्ति मोबाइल पे ही पूरा गीत संगीत का आनंद ले रहा है। और रुझान जो युवा पीढ़ी में बढ़ा है, यूट्यूब चैनल जब से आया है और घर घर में चैनल बनने लगे। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ने अपना चैनल बना दिया। आजकल हमारी जो पहाड़ी महिलाएं हैं वो रील इतनी बना रही हैं कि हद से ज़्यादा, मतलब वो इतनी व्यस्त हो गई है काम काज में। आप देख ही रहे हैं कि मोबाइल पे इतना कुछ मसाला आ रहा है कि आदमी 1 सेकंड के लिए बोर नहीं हो सकता अपने जीवन में। तो यूट्यूब का चलन जब से आया है तब से तो मार्केट भी बढ़ा है, लोगों को पैसा भी मिलने लगा है और हमारे गीत संगीत को भी बहुत बढ़ावा मिला है उत्तराखंड के। बहुत दूर दूर तक इसकी हमारे अभी कुछ गीत तो ऐसे हैं कि कई मिलियन में गए हैं जी। और लोग उसको बहुत सराह रहे हैं। देश विदेशों में भी हर जगह पहाड़ी गीतों का चलन ज़बरदस्त ढंग से चल रहा है। जी, तो मतलब यूट्यूब ने हमारे पहाड़ को थोड़ा सा और बहुत आगे बढ़ावा बढ़ाया दिया है है, ना? बढ़ावा जी। दिया। जैसे हम अभी म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, तो जब हम पहले के टाइम में हम जब रिकॉर्डिंग करते थे, गाने रिकॉर्ड होते थे, तो एक ही टाइम पे ढोलक वाला भी होता था और सिंगर को भी एक ही टाइम पे गाना है, हारमोनियम बज रहा है, तो सबको साथ में रिकॉर्ड करना होता था। अगर किसी ने एक गलती करी तो वापस से दोबारा रिकॉर्ड करते थे। बिल्कुल। पर अब क्या होता है, सब अपने अपने पार्ट पे रिकॉर्ड करके चले जाते हैं। तो वो वाली चीज़ हार्ड थी या जो अब जो हम ये लोग अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर एकदम मिक्स कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा हार्ड लगती है अब? देखो उसमें क्या था कि जो टू ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले, क्योंकि सारा कुछ उसके बाद 4 ट्रैक आया, फिर 8 ट्रैक आया, फिर 16 आया। 16 के बाद तो अब तो हम यहाँ पर बैठे हैं, वहाँ से बांसुरी रिकॉर्ड होकर आ गई, सिंगर यहाँ गा रहा है। पहले ऐसे नहीं था, सिंगर को भी वही आना है सबको। लेकिन वो एक अच्छा माहौल रहता था, क्योंकि उसमें क्या होता था कि हम सारे संगीतकार बैठते थे, आपस में डिस्कस होता था कि यार इसको ऐसे कर लेते हैं। तो फ्लूट वाला भी बैठा है, कीबोर्ड भी बैठा है, ढोलक तबला पैड सारा एक साथ हो रहा है। तो वो जब संगीतकार सारे एक साथ बैठते थे तो उसका भी एक अपना अलग आनंद होता था। हालांकि टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ी है जी। उसके बाद तो बहुत कुछ संगीत में बहुत कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो टाइम बहुत ही अच्छा टाइम था जब संगीतकार एक साथ बैठ करके गीत संगीत। हाँ, अब ये है कि सब अलग अलग भेजते तो हाँ, उतना मजे नहीं आते। क्योंकि सिंगर भी पहुंच रहा है, सिंगर भी पहाड़ से। अब तो सिंगर अगर सिंगर वहाँ से ट्रैक बन के आ गया, बस सिंगर ने यहाँ से रिकॉर्ड करके भेज दिया, तो सारी सुविधाएं। अब तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज हुई, लेकिन वो एक अलग मजा था उसका। बिल्कुल। तो आपको जो लगता है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, ये अच्छी भी है या नहीं भी है? मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है? नहीं, ये अच्छी इसलिए भी है कि मान लिया जाए कि किसी के पास समय नहीं है, अब कोई जोशीमठ में बैठा है, हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, अब जोशीमठ में स्टूडियो है, तो उसको वहीं से मेल कर दिया, सॉन्ग रिकॉर्ड होके वहाँ से आ गया। यहाँ सिंगर ने अपना रिकॉर्ड कोरस जो कुछ उसको जो उसको ठीक करना हो वो अपना 10 बार भी ठीक करके अपनी गलतियाँ 10-20 बार सुधार करके भेज सकता है। अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही फिर भेज दिया, फिर वो रिकॉर्ड होके आ गया। तो ये छोटी मोटी गलतियों के लिए भी बहुत अच्छा एक सुविधा है, बहुत सुविधा हो गई है।
मतलब ये एक अच्छी चीज़ होगी अच्छा तो है, लोग अच्छा, अपने हाँ, ये आराम से कंफर्ट नए से। युग का तो लाभ उठाना ही चाहिए सब। बिल्कुल बिल्कुल, अपने कंफर्ट से वो अच्छे तरीके से हाँ, बना के बिल्कुल, बिल्कुल। भेजते हैं। आपने इतने सारे गाने कंपोज किए, अब ऐसा हमने सुना है जब कोई नई चीज़ करता है, जैसे मुझे एक्टिंग करनी थी, मुझे डांस करना था, तो मैं टीवी में एक्टर्स को देखती थी, तो मैं उनसे इंस्पायर होती थी कि यार ये इतना अच्छा डांस कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं मुझे भी करनी चाहिए। तो जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी म्यूज़िक कंपोजिशन की, तो आपकी भी कोई ऐसी इंस्पिरेशन थी जिसको आप देख के करते थे, यार ये बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाता है या ये बहुत अच्छा लिखता है, मेरे को भी इसकी तरह करना है और इससे अच्छा करके दिखाना है? तो आपने भी कभी ऐसा सोचा है? कौन था हाँ, आपकी देखो, इंस्पिरेशन? बहुत सारे लोगों को सुन कर के बहुत सारे लोगों से सीखने का बड़ा अवसर मिलता था। हमारे दिल्ली में एक सिस्टम था कि दिल्ली में वहाँ पर जो म्यूजिशियन थे वो पंजाब के लोग थे, और पंजाब के या तो राजस्थान के लोग थे जो गीत संगीत में थे। दिल्ली में हमारे पहाड़ के लोग नहीं थे। हमारे पहाड़ के लोग गीत संगीत में बहुत कम उस टाइम पे इक्के दुक्के थे, लेकिन वो सिर्फ फिर भी जो दबदबा था वहीं के लोगों का था। वाह, क्या- तो उन लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता था। जब हम स्टूडियो में बैठते थे तो वो बहुत सुलझे हुए लोग थे, बहुत ज्ञानी लोग थे। हर इंस्ट्रूमेंट का उनको तजुर्बा, हर संगीत का उनको तजुर्बा था। तो उन लोगों से बहुत हमको सीखने के लिए मिला, और वो बड़ी प्रेरणा उनसे हमने मिली है हम लोगों को, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जब जितने कम इंस्ट्रूमेंट हो उतना अच्छा म्यूज़िक बनता है, कोई ऐसा बोलता है, और कोई बोलता है कि जितने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हो उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है गाना बनाने में, उतना ही अच्छा म्यूज़िक बनता है। आपका क्या कहना है इसमें, ऐसा उसमें है? यह था कि एक समय था ऐसा कि जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे, और आज का जो टाइम है, आज का जो दौर है, वो ये है कि आपने देखा होगा कि बिल्कुल साइलेंट तरीके से लोग पियानो में भी पूरा गा रहे हैं। सिर्फ एक पियानो ले लिया और पियानो में ही पूरा गीत गा रहे हैं, उसमें भी बड़ा आनंद आ रहा है गाने में, क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल बदल गया गाने का। एक टाइम होता था कि 20 ढोलक 20 तबले बैठे हैं। मुंबई में जब जो रिकॉर्डिंग होती थी तो वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी बिल्कुल बदल चुकी है आज के समय में। अलग बिल्कुल गीत संगीत का बिल्कुल 100 म्यूजिशियन बैठते थे, और उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस होती थी म्यूजिक की। लेकिन आज का जो दौर है वो बिल्कुल एक पियानो जिसके एक कीबोर्ड में पूरा म्यूजिक हो जा रहा है। जी। तो बदलाव बहुत आया है, लेकिन वो दौर बहुत ही शानदार दौर था, और ये दौर भी बहुत अच्छा है कि लोग एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट में भी पूरा साइलेंट बिल्कुल म्यूजिक चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है, जो एक हम जो सिंगल इंस्ट्रूमेंट के साथ कर रहे हैं या जो वो बहुत सारे एक समय की मांग थी, वो समय की वो मांग थी, उस वक्त वो चलन था समय का। आज थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, और लोगों को ये सुकून भरा म्यूजिक सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल बदल गया ना, जी। बिल्कुल संगीत का बिल्कुल तरीका बदल गया। आज की गायकी बिल्कुल बदल गई है, आज का संगीत का बिल्कुल तौर तरीके बिल्कुल बदल चुके हैं। तो आपका क्या कहना है, जो ये संगीत आप बता रहे हैं जो अब जो बदल गए हैं, तो ये अच्छे उसमें भी बदल रहे हैं या थोड़ी बहुत कोई लोग ओवर कर देते हैं? जैसे हमारे जो म्यूज़िक हैं अब बहुत रिमिक्स बनने लग गए हैं। हाँ, पहले के जो हमारे गाने थे ऑथेंटिक गाने होते थे, उनके अब रिमिक्स बनने लग गए हैं। तो आपको क्या लगता है सही बनते हैं या अभी कहीं ना कहीं वो लोग जाते हैं गानों को? आपको क्या देखो, लगता है? कुछ लोग, कुछ हमारे पहाड़ के बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, और जिनको तजुर्बा है संगीत का वो अच्छा कर रहे हैं। अब जिनको संगीत का तजुर्बा नहीं है बच्चों को, तो वो कुछ भी परोस दे रहे हैं, लेकिन वो क्षणिक पल के ही हैं कुछ। लेकिन जो बढ़िया काम करने वाले बच्चे हैं जी। उनको लोग सुन भी रहे हैं, क्योंकि श्रोता भी बदल गए हैं एकदम। अगर गीत संगीत बदला है तो श्रोताओं का भी उनका भी विचार, मन और सुनने का जो एक सिस्टम है जी। उनका भी बदल गया एकदम। वो भी अब एक अलग ढंग का सुनना चाहते हैं हाँ, लोग। मतलब टाइम के साथ सब लोग अपना अपना टेस्ट सब कुछ बदल रहा है, चेंज कर रहे बिल्कुल। हैं। जी, बिल्कुल सही बोले। आपने इतने सारे म्यूज़िक कंपोज करे हैं, तो एक होता है ना कि अपना जो काम बहुत पसंद आता है कि मुझे अपनी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैंने इसमें ऐसा काम करा था। वैसे तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपना काम अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं हम नुक्स निकाल लेते हैं, यार हमने ये नहीं करा, हमसे ये चीज़ छूट गई। पर एक 100 में से एक ऐसा होता है जो हमें बहुत पसंद आता है, हमको लगता है कि हम इस पे प्राउड कर सकते हैं, हमको बहुत अच्छी लगती है अपनी ये तो आपको ऐसी कौन सी कॉम्पोजिशन है आपकी जो आपको बहुत अच्छी लगती है? ऐसा है कि बहुत सारे गीत हैं, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा दौर रहा, और बहुत अच्छा संगीत हम लोगों ने तैयार करके दिया। और लगभग लगभग में हमारी कोशिश तो ये रही थी कि हर गीत हमारा अच्छा जाए जी। और अच्छा ही संगीत उसमें दिया जाए। लेकिन हाँ, अभी मैंने जो एक गीत तैयार किया है जी। तो वो मुझे लगता है कि मेरे को भी पसंद भी है वो खुद भी, और मुझे लगता है कि वो सुनने वाले
लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगी। आपके बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज थे जिसमें मैंने देखा आप रागों की बात कर रहे थे, जो राग लगते हैं। तो आपको क्या लगता है जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है वो जो एक सिंगर है उसके लिए कंपलसरी है सीखना, कि उसे क्लासिकल म्यूज़िक सीखनी चाहिए ताकि उसके देखो, बेस तो शास्त्रीय संगीत ही है, और ख़ास करके जो नई पीढ़ी है जी उसको सीखना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास सीखने के बहुत सारे साधन हो गए हैं। क्योंकि यूट्यूब पे भी आप देख रहे होंगे कि संगीत की क्लासें चल रही हैं। जी तो जब नए बच्चों के लिए बहुत सारे साधन हैं सीखने के, तो वो घर में बैठ के सीख सकते हैं, और शास्त्रीय गायन तो ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कैसेट सीडी की, और आपने सबको मौका दिया, ऐसी आपने नई चीज़ शुरू करी थी स्टेज शोज़ लाना और कंपटीशन लाना, जैसे सुरताल संग्राम हो गया। तो उस टाइम नहीं ये कोई लाया था, तो आपने कैसे सोचा कि हम इसको एक कंपटीशन बनाते हैं जिसमें हम डांस भी रखेंगे, म्यूज़िक भी रखेंगे और लोगों को जगह जगह से बुलाएंगे, क्योंकि हर जगह से लोग आते थे, पिथौरागढ़ से और बागेश्वर से, सब अलग अलग जगह से आते थे। तो आपने इसके पीछे का कैसा सब चीज़ आइडिया सोचा कि ये बनाता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ? क्योंकि होता क्या था कि देखो, जो स्थापित कलाकार थे उनको तो मंच मिलते थे, जी लेकिन नए बच्चों के मंच के लिए हमने एक प्रयास किया कि हमें अपने इन जो बच्चे, हमारे आने वाले बच्चे हैं, इनको कुछ मंच दिया जाए, और इनकी प्रतिभाएं तभी निखर करके आएंगी कि जब इनको मंच मिलेगा। इनके लिए एक प्रतियोगिता रखी जाए, और प्रतियोगिता में ही चयन होता है कि भाई कौन अच्छा गीत गा रहा है, और एक बच्चों के अंदर एक ललक भी जगती है कि यार मुझे उस कंपटीशन में जाना, मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेना है, तो मुझे बेहतर करना है। तो उस बेहतर मंच को तैयार करने के लिए हमने बच्चों को पूरी दूर दराज, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि देखो शहरों में तो साधन है लेकिन गांव में तो कोई साधन नहीं है, तो हमने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए वहीं जा करके ऑडिशन उनके लिए, जैसे हम बहुत दूर चले गए पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ में हमें एक प्रतिभा मिली पवनदीप राजन के रूप में। अच्छा। तो जब हमने पिथौरागढ़ में कंपटीशन ऑडिशन लिया, तो पवनदीप वहाँ पर पहुँचा, और ये छोटा सा बच्चा था उस वक्त, अच्छा। और ये तबला इसने वहाँ पर, इसके पिताजी सुरेश राजन जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने कहा कि भाई चौहान जी, मेरा बेटा तबला भी बजाना जानता है, थोड़ा सा इसको तबले पर भी दीजिए मौका। हमने कहा आओ, तो इसने वहाँ पर तबला भी बजाया, अपना गायन की, फिर हम उनको लेकर के आए देहरादून, तो देहरादून में हम लेकर के आए, देहरादून में उसने बहुत अच्छा गाया, फिर दिल्ली में कंपटीशन जब फाइनल हुआ तो वहाँ बहुत अच्छा गया। तो इस तरीके से अब ये प्रतिभाओं को अवसर मिला। जी हमें भी पवनदीप को सुनने का मौका मिला कि भाई ये प्रतिभाएं देखो, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं हैं। वो चंपावत से पिथौरागढ़ ऑडिशन में आया और वहाँ पर ऑडिशन दिया। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे जी जो हमारे सुरताल संग्राम से, जिन्होंने एक विशिष्ट पहचान बनाई है अपनी समाज में, देश दुनिया में, तो इस तरीके से वो बच्चे, हमें प्रतिभाएं मिलती गई। तो यही उद्देश्य था कि कुछ प्रतिभावान बच्चों हमको मिलें। मिले हैं, सही बात। सर हमने ये भी देखा है कि जो बहुत सारे ऐसे हीरो हीरोइंस हैं हमारे गढ़वाल की, जो आप जिनको आपने फेस दिया है, जो पहली बार कैमरा फेस कर रही थी, चाहे वो स्टेज पे भी पहली बार आए, लोग रिस्क नहीं लेते थे इस चीज़ का कि हम लोग किसी नए न्यू कमर को चांस दें, या न्यू कमर के साथ कुछ रिस्क लें कि हमारा भाई पैसा लग रहा है, बजट लग रहा है, तो कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए। पर आपने ये रिस्क लिया, तो ये ऐसा क्यों कि आपने नए लोगों को चांस दिया कि भाई चल तू कर, देखी जाएगी, ऐसा रिस्क वो कैसे ले लेते? इसलिए लिए कि हमने कहा इनको अवसर मिलना चाहिए। जैसे अब संजू सिलोड़ी है, जी तो संजू सिलोड़ी को सबसे पहले हमारी एल्बम में आया वो, मन लगे कि मेरो पिंगली साड़ी माँ। अच्छा, वो हाँ, कल्पना जी का गीत था ये, और पहला ही उसका ये एल्बम था, तो हमने उसको इस एल्बम में उसको अवसर दिया, और उसने बखूबी, क्योंकि बहुत साधन नहीं थे उस वक्त, लेकिन उसने अपना बहुत बढ़िया किरदार निभाया। और आज संजू सिलोड़ी की भी एक विशिष्ट पहचान है, अपनी कई फिल्मों में वो अभिनेता के रूप में उभर करके आ रहा है इस टाइम पे पहाड़ों में। जी तो संजू सिलोड़ी का भी वो ब्रेक बहुत अच्छा रहा, मन लगी कि मेरी पिंगली साड़ी में। और हमने ये भी देखा है सर कि जो हमारे दिव्यांग लोग होते हैं, आपने उनको बहुत अवसर दिया है आगे आने का, क्योंकि कोई नहीं देता, कोई नहीं लाता उन्हें आगे, कोई उन्हें चांस नहीं देना चाहता, पर उनके अंदर बहुत कला होती है ये सारी चीज़ें करने की, और आपने उन्हें ये चांस दिया है। ये कैसे आपके? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो दिव्यांग हैं, जिनके किसी के 2 पैर नहीं हैं, किसी की 2 आंखें नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं हैं,
तो इस तरीके की जो बहुत सारी प्रतिभाएं थे, इनको भी कहीं मंच कोई जल्दी से नहीं देता, खासकर उत्तराखंड में। तो इनके लिए भी हमने एक सोच बनाई कि यार क्यों ना इनको भी एक मंच पर लाया जाए और इनकी प्रदर्शन, इनकी कला को देश दुनिया तक पहुंचाया जाए। तो ऐसे ही हम दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से दिव्यांग प्रतिभाओं को इकट्ठा करके इनको सबसे पहले हम लोग कोटद्वार में लेकर के आए। उसके बाद हमने इनको फिर देहरादून में मंच दिया, फिर देहरादून के बाद इनको प्रशिक्षण दिया, बराबर निरंतर इनको सिखाते रहे, प्रशिक्षण देते रहे और वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार होते चले गए। फिर हम लोगों ने इनका दिल्ली में प्रोग्राम किया, फिर चंडीगढ़ में किया और मुंबई तक हमने 2 बार मुंबई में भी इनका कार्यक्रम हो चुका है अब तक। और ये आज इनका एक आजीविका का भी साधन बन गया है। जिनको बेचारे जो बहुत त्रस्त रहते थे और जिनका रोजगार से भी और आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब थी, आज उनको बहुत सारा रोजगार भी मिल गया, उनको फाइनेंशियली भी स्थिति उनकी ठीक हो गई और वो अपनी आजीविका का साधन गीत संगीत से बना रहे हैं। तो बहुत सारे दिव्यांग ऐसी प्रतिभाएं हैं उत्तराखंड की, बहुत सारी नेत्रहीन प्रतिभाएं हैं, बहुत पोलियोग्रस्त प्रतिभाएं हैं। तो उनको आज आजीविका का एक बहुत बढ़िया मंच और साधन मिल गया है और हमें यही खुशी है कि भाई हमारा जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया और वो बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उनको कई चैनलों के माध्यम से भी लोग देख रहे हैं आज। तो ये बहुत बड़ी बात है, दिव्यांग लोगों को चांस देना, आगे लाना, उनको बढ़ाना है। ये बहुत कम लोग ऐसा सोच पाते हैं, कर पाते हैं और आप वो चीज़ कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ी बात है। तो उनको आज मंच मिल गया जी। ये हमारा एक उद्देश्य था और हमारी सार्थकता कहीं ना कहीं आज वो पूरी हो गई है। जी। सर, बहुत ऐसे हमारे जो युवा हैं जिनको म्यूज़िक डायरेक्शन सीखना है, म्यूज़िक कंपोजिशन, राइटिंग सीखनी है, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? एक बार उनको बता दीजिए कैसे वो आ देखो सकते हैं? आजकल क्या है कि देखो सबसे बड़ा साधन यूट्यूब के माध्यम से जी गीत संगीत को सीखने के लिए आजकल बहुत बड़ा गुरु हो गया है यूट्यूब। जी यूट्यूब पे आप कोई भी राग डालो तुरंत आपको मिल जाएगा। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको सीखना हो, किसी को भी कुछ गायन सीखना हो, हर राग जी यूट्यूब पे मिलेगा, हर इंस्ट्रूमेंट का राग उस पे यूट्यूब पे मिलेगा। तो जो गांव में भी बैठे हैं उनको क्लास वगैरह की बहुत ज़्यादा वो गुरु की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो वहीं से भी अपना साधन अर्जित कर सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी नई पीढ़ी हमारी सीख सकती है बहुत बढ़िया ढंग से। सर, आज आप यहाँ आए, आपने हमको अपना टाइम दिया, हमारे पॉडकास्ट में इतनी अच्छी बातें बताई, लोगों को इतनी अच्छी चीज़ें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप हमारे पहाड़ टेस्ट के लिए हमारी कुछ ऑडियंस को बोल दीजिए। आप सभी लोगों से मेरा एक खास निवेदन है कि आप सभी लोग इस पहाड़ टील्स को चैनल को सुने और इसको आगे बढ़ाएं। इसमें बहुत सारे प्रतिभावान लोगों के इंटरव्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप देखते रहें पहाड़ टील्स। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके लिए एक छोटा सा हम तोहफा लेकर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट को प्यार देने के लिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी महान हस्ती हमारे पॉडकास्ट में आते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जितना हो सकता है इसे शेयर करें। थैंक यू।